दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। उन चारों लोगों ने गणिका को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। खुद को संयत करते हुए गणिका ने कमरे में इधर उधर देखा। गणिका ने देखा वहीं बेड पर एक खूबसूरत सा शादी का जोड़ा रखा हुआ था। वह अभी शादी का जोड़ा देख ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। गणिका ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर ध्रुव अंदर आया। ध्रुव को देखते ही गणिका गुस्से में भर गई। वो कुछ कहने वाली थी पर मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। तभी ध्रुव बोला, या शादी का जोड़ा पहन लो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ नीचे चलो। पर गणिका गुस्से में मुंह घुमाकर दूसरी साइड खड़ी हो गई। ध्रुव ने उसे दोबारा तैयार होने को बोला पर गणिका ने मुंह घुमाकर देखा भी नहीं। इतने में ही बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आने लगी। बाहर गेट पर राज था। राज ने ध्रुव को आवाज़ लगाकर कहा, ध्रुव, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी करो। ध्रुव ने एक बार फिर गणिका को तैयार होने को कहा पर गणिका ने फिर ध्रुव की बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में ध्रुव ने शादी का जोड़ा उठाया और गन दिखाकर उन्हीं कपड़ों के ऊपर गणिका को पहना दिया। गणिका कुछ नहीं बोल पा रही थी पर गुस्से में ध्रुव को बस घूर रही थी। फिर ध्रुव ने चुनरी उठाकर गणिका के सर पर उड़ाकर मुंह ढक दिया और गणिका का हाथ पकड़कर नीचे मंडप में ले आया। गणिका के मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। ध्रुव गणिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप में ले आता है। बाएं हाथ से कोट की जेब से बंदूक गणिका की कमर से सटाए हुए मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। बीच बीच में गणिका रुकने की कोशिश करती है पर ध्रुव उसकी कमर से फिर बंदूक सटा देता है जिससे वो चलने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ मंत्रों और 7 फेरों के बाद शादी संपन्न हो जाती। वो दोनों पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद ध्रुव गणिका का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। उधर काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब गणिका का पता नहीं चलता तो अमन घर के बाहर सब लोगों से पूछना शुरू कर देता है। रात के 10 बज चुके थे पर गणिका का कहीं कुछ पता नहीं था। इधर जब गणिका को ध्रुव कमरे में लाया तो वहाँ का हाल देखकर गणिका अवाक रह जाती। सुहाग रात की तैयारी के साथ पूरा कमरा और सेज गुलाब के फूलों से सजे थे। पूरे कमरे में फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू फैली हुई थी। ध्रुव गणिका को कमरे में बंद करके चला जाता है। कुछ देर गणिका आंखें बंद करके उन फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू में खो गई। अचानक से गणिका ने आंखें खोली और वहां से भाग निकलने का रास्ता खोजने लगी पर उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह थक हार कर बेड सिर टिका कर बैठ गई। थकान और कमजोरी की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था जिसकी वजह से जल्दी उसकी आंख लग गई। इधर ध्रुव फ्लैट के दूसरे कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। वह गणिका की मर्जी के बिना उसे छूना नहीं चाहता था पर वो जानता था कि गणिका चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो पर वो एक भारतीय नारी है। एक बार वो उसकी हो जाएगी तो फिर वो अमन से शादी कभी नहीं करेगी। यह सारी बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी पर वह अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा था कि वह गणिका के साथ ऐसा व्यवहार करे या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद मन में कुछ निश्चय करके वह गणिका के रूम की तरफ बढ़ता है। यही कोई रात को 1:30-2 बजे के आसपास अचानक से गेट के खुलने की आवाज़ से गणिका की आंख खुल गई। सामने ध्रुव खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गणिका एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर ध्रुव की मुस्कान और गहरी हो जाती है। गणिका बहुत कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह पर पट्टी और हाथ अभी भी पीछे की ओर बंधे हुए थे। चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी ध्रुव ने गणिका को कंधों से दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, गणिका, मैं तुमसे पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था मैं। तुम मुझ पर एतबार करो या ना करो पर तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं
मैंने तुम्हें कितनी बार अमन के बारे में समझाया पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। आज मजबूरी बस मुझे यह सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने उस झूठे और मक्कार अमर की बाहों में नहीं देख सकता। और मरते वक्त मैंने तुम्हारे पिता से भी वादा किया था कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो। और उस झूठे और मक्कार अमन को उसके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूँगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपना बनाऊँ, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इस सब के लिए आई एम सॉरी गनिका, पर मुझे यह सब करना ही पड़ेगा। हम दोनों के बीच या पति पत्नी का रिश्ता बनाना ही होगा। अचानक ही ध्रुव ने गनिका के मुंह से पट्टी नीचे की और गनिका के कुछ बोलने से पहले ही ध्रुव ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। कुछ देर यूं ही किस करते हुए ध्रुव ने गनिका को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा लिया और उसके दोनों हाथ भी खोल दिए। गनिका ध्रुव को खुद से दूर करने का भरसक प्रयास कर रही थी, पर ध्रुव उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। ध्रुव ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। इसी छटपटाहट में गनिका और ध्रुव और करीब आ रहे थे। ध्रुव ने धीरे धीरे गनिका का शादी का जोड़ा उसके शरीर से अलग कर दिया। ना चाहते हुए भी गनिका की मर्जी के बिना ध्रुव और गनिका एक चादर में लिपटे हुए थे। ध्रुव मजबूरीवश गनिका के साथ रिश्ता बनाता है और गनिका भी ना चाहते हुए मजबूरी में ध्रुव की बाहों में थी। गनिका की आंखें से बस आंसू बह रहे थे। उसके मन में ध्रुव के लिए नफरत अब जहर बन चुकी थी। कुछ देर बाद ध्रुव और गनिका अलग होते गनिका ध्रुव पर बिफर पड़ते। ध्रुव फीकी सी हंसी हंसते हुए गनिका कहती है, तुम्हारा नाम भी लेते हुए अब मुझे घिन आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना नीचे गिर जाओगे। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए जिस थाली में खाया तुमने उसी में छेद किया। बस अपने बारे में सोचोगे। या तो मैं पहले से जानती थी कि तुम मुझसे शादी करके मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो, पर यह नहीं सोचा था कि तुम अपनी जिद और अपनी हवस को पूरा करने के लिए कभी कुछ ऐसा भी करोगे। घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी। गनिका की ऐसी बातें सुनकर ध्रुव तड़प उठता और गनिका से कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। गनिका मन में नफरत भरे हुए उठकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होती है और इतने में ही ध्रुव आ जाता है। सुबह 4 बजे ध्रुव गनिका को उसके घर छुड़वा देता है। उधर अमन गनिका को ढूंढ ढूंढ कर परेशान बैठा था। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। जब गनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंक कर उठ बैठा और गनिका को अचानक अपने सामने देखकर ढेरों सवाल कर डाले। गनिका रोते हुए अमन के गले लग जाती है और उसे अब तक की सारी बात बताती है। अमन झूठा गुस्सा और मन में गनिका को हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए गनिका को शांत करते हुए कहता, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गनिका रोते हुए अमन के गले लग जाती है। उससे अब तक की सारी बात बताती। अमन झूठा गुस्सा दिखाते हुए गनिका को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गनिका और उसकी जायदाद को खोने के डर से अमन दिल ही दिल में बहुत परेशान हो उठता है। तब तक सारा भी वहाँ आ जाती है। सारा को अमन ने ही फ़ोन करके बताया था कि गनिका घर आ चुकी है। जब सारा को भी सारी बातों का पता चलता है, वह भी गनिका को शांत करते हुए गले से लगा लेती है। सारा कहती है, ध्रुव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने तुम्हारे साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है तुम्हें और अमन को अलग करने के लिए। तभी अमन बोलता है, उस ध्रुव को तो उसके किए की सज़ा मैं दिलाकर रहूँगा। ऐसा कहकर अमन फ़ोन में किसी का नंबर लगाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। तो सारा गनिका से कहती है, जो अभी भी सिसक रही थी, गनिका अब शांत भी हो जाओ। अब क्या करने का सोचा है तुमने ध्रुव के खिलाफ? माना कि उसने ज़बरदस्ती शादी की है तुम्हारे साथ, लेकिन अब तो तुम्हारा पति है ना वह, और यह अमन की सज़ा को दिलाने की बात कर रहा है। गनिका खुद को संयत करते हुए कहती है, पता नहीं सारा, पर ध्रुव के लिए जो मेरे मन में हमदर्दी थी वह अब भी एक नफ़रत में बदल चुकी है। पति क्या, मैं अब उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं नहीं मानती उसको अपना पति। ऐसा कहते हुए
गनिका फिर से गुस्से में भर जाती है। कुछ देर में किसी को फ़ोन करके अमन कमरे में दाखिल होता है और गनिका की तरफ देखते हुए कहता, गनिका मैंने सारा इंतजाम कर दिया, हम सुबह होते पुलिस स्टेशन चलेंगे उस ध्रुव के खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए। सारा और गनिका पुलिस स्टेशन का नाम सुनते चौंक कर अमन की तरफ देखती है। अमन आगे कहता, नहीं गनिका घबराओ मत, तुम्हारे रेप का कोई केस दर्ज नहीं कराना है हमें। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारी बदनामी होगी। रेप वाली बात सुनकर गनिका थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि सुहाग रात वाली बात उसने अमन और सारा से नहीं बताई थी। उसे लगता है सुहाग रात वाली बात अमन को कैसे पता चल गई। तुम घबराओ मत गनिका, मैंने इसके लिए दूसरा रास्ता निकाला, ध्रुव को सजा दिलाने के लिए। हम ध्रुव पर मिश्रा जी के मर्डर का केस दर्ज कराएंगे। अमन की बात सुनकर गनिका खुद को संभालती है और अमन की बात में हाँ मिलाती है। सुबह होती अमन गनिका को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ गनिका के पिता के झूठे मर्डर केस में ध्रुव के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस ध्रुव को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में गनिका और अमन उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं वो उसे उम्र कैद की सज़ा दिलाएंगे, जिससे वो बाकी की ज़िंदगी जेल में ही सड़े। गनिका उसे और भी ना जाने क्या क्या कहती है। गनिका ध्रुव को अमन के सामने बहुत नीचा दिखाती है। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है ना, मैं नहीं मानती उस शादी को, मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम्हें अपना पति मुझे अमन से दूर करना चाहते थे ना, मैं भी देखती हूँ कि तुम जेल में रहकर क्या करोगे, कैसे मुझे अमन से दूर करोगे। और वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हुई है। अब मैं और अमन आज शाम को ही मंदिर में शादी कर रहे हैं और तुम यहाँ जेल में रहकर अपनी शादी इंजॉय करो और हम बाहर रहकर अपनी शादी इंजॉय करेंगे। ऐसा कहकर गनिका झूठी हंसी हंसते हुए अमन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। रात को जब पता चलता है कि ध्रुव को पुलिस ने मिश्रा जी के झूठे मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है, तो वो ध्रुव से मिलने पुलिस स्टेशन जाता। ध्रुव यहाँ क्या हो गया, ध्रुव क्या सोचा था क्या हो गया। यह अमन बहुत चालाक लड़का है, वह कुछ ना कुछ करके तुम्हें सजा दिलवा देगा इस झूठे केस में। समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, पता नहीं इस गनिका को कब समझ आएगा। तुमने उसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, जैसे तुम थे नहीं वैसे खुद को बना दिया। तुमने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं लगता वह अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगी। तब ध्रुव राज को गनिका की कही हुई सारी बात बताता और परेशान होते हुए कहता, सही कह रहे हो राज तुम, लगता है हमारी तकदीर में मिलना नहीं लिखा और मुझे भी नहीं लगता अब गनिका कुछ भी सुनने को तैयार होगी। वह दोनों आज मंदिर में शादी करने वाले हैं क्या। राज चौंक कर ध्रुव की तरफ देखता है और कहता, ये लड़की अमन के साथ पागल हो गई है, ना अपने मन की सुन रही है ना अपने दिल की सुन रही है, सिर्फ अमन के पीछे चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। तब राज फिर कहता, छोड़ो वह सब मुझे, ध्रुव पहले यहाँ से तुम्हें निकालने का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं अब यह अमन तुम्हारे साथ क्या खेल खेलने वाला है। फिर राज स्टेशन से बाहर चला जाता है और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराने के लिए कोशिश करता है, पर रविवार को कोर्ट का अवकाश रहने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। ध्रुव रात भर बेचैनी में चहलकदमी करता हुआ गनिका की बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। वह सोच रहा था, शायद मैंने गनिका के साथ इस तरह का व्यवहार करके गलती कर दी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे गनिका के मन में मेरे लिए और ज़्यादा नफरत भर गई है। आखिर मैं क्या करता, गनिका ने मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। अगले दिन अमन और गनिका फिर ध्रुव से मिलने आते हैं और उसे अपनी शादी के झूठे फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो उन दोनों ने कल शाम को ही एडिट करके बनाए थे। ध्रुव उन फ़ोटोज़ को देखकर मायूस हो जाता है। तब गनिका कहती है, यार देखो मेरी और अमन की शादी का सबूत, तुम मुझसे शादी करके मुझे और मेरी जायदाद को पाना चाहते थे, पर देखो तुम अब यहाँ जेल में बैठकर जायदाद का आनंद लो और शादी एंजॉय करो। कहते हुए गनिका ने अपने साथ में लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई का टुकड़ा ध्रुव को दे देती है। या लो हमारे शादी की मिठाई खाओ। ध्रुव अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। गनिका कहती है, क्या हुआ, मिठाई नहीं खानी हमारी शादी की? इसमें जहर नहीं मिलाया मैंने, अभी तो तुम्हें बहुत तड़पाना बाकी है।
जैसे तुमने मुझे तड़पने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कहकर मिठाई का डिब्बा लॉकअप के अंदर डाल देती है। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती ध्रुव खत्री। ऐसा कहते हुए गणिका उसे हिकारत भरी नजरों से देख कहती है। गणिका ध्रुव को चिढ़ाने के लिए अमन के गले लग जाती है और उसके हाथ में हाथ डाले पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। ध्रुव बार बार गणिका की कही बातों को याद किए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार गणिका और अमन की शादी के फोटोज आ रहे थे। ये सब सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपने सर को पकड़े हुए वह जोर से बेंच पर बैठ जाता है। तभी 11 बजे के आसपास राज ध्रुव की जमानत के पेपर लेकर पुलिस स्टेशन आता और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराकर अपने साथ ले जाता है। वह दोनों एक ढाबे पे आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव राज के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ जाता है। राज, तुम्हें पता है अमन और गणिका ने शादी कर ली। गणिका शादी की फ़ोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने के लिए। क्या राज, क्या मैं इतना बुरा हो गया जो या गणिका मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझसे दोस्ती भी नहीं रख सकती थी? सच कहूँ तो राज, अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता। जिसके लिए जी रहा था, जिसको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, उसी ने मुँह मोड़ लिया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यह सब सोच सोच कर लगता है मैं पागल ही हो जाऊँगा। तब राज ध्रुव को संभालते हुए उसे समझाता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो ध्रुव? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यह ज़िंदगी बहुत कीमती होती है ध्रुव, इसे ख़त्म करने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं राज, मुझे भूख नहीं है। सब सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है। लगता है मैं बस यहीं गिर जाऊंगा। राज ध्रुव को संभालते हुए कहता है, ऐसी बातें नहीं करते ध्रुव, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। राज ध्रुव के लिए खाना लेने जाता है। इतने में ही ध्रुव वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो रही थी। ध्रुव बस सड़क पर बदहवास सा चले जा रहा था। उसे ना अपना होश था न दुनिया की खबर। उधर राज जब ध्रुव के लिए खाना लेकर आता है तो वहाँ ध्रुव को ना पाकर परेशान हो जाता है। खाना वहीं छोड़कर वह ध्रुव को ढूंढने इधर उधर जाता है, पर ध्रुव आसपास कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तब तक बारिश भी बहुत जोरों से शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये ध्रुव कहाँ चला गया। बारिश में कितनी ज़ोर से शुरू हो चुकी है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। उसके बारे में सोचते हुए राज बहुत ही परेशान होता है और सभी जगह ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करता है। 10 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी, ध्रुव का ऑफिस। रात के 8 बजे ध्रुव अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए बैठा था। तभी ध्रुव के केबिन में एलिना दरवाजे पर नॉक करके आई थी। एलिना हाइट 5 फुट 6 इंच, गोरा रंग, भूरी आंखें, कंधों पर हल्के भूरे स्ट्रेट बाल, लंबी चपटी नाक, पतले पतले से होंठ, स्लिम बॉडी। 28 साल की खूबसूरत नवयुवती है। एक हाथ में उसने घड़ी पहनी है। ब्लैक मिनी स्कर्ट और वाइट टॉप पहने वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। स्वभाव ऐसा सरल कि कोई भी युवक उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना ना रह पाए, पर ध्रुव उसे तो जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वह एलिना को कभी नज़र उठाकर देखता भी नहीं था, जबकि एलिना उसे दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। यह ध्रुव की खास एम्प्लॉय है और ध्रुव की खास दोस्त भी। एलिना ध्रुव से कहती है, ध्रुव सारी तैयारियां हो गई हैं, आज शाम 8 बजे की फ़्लाइट है। तभी ध्रुव एलिना से कहता है कि वह सभी वर्कर्स को 2 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दे। एलिना कहती है, ओके ध्रुव, थैंक्स एलिना, मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। इन 10 सालों में अगर मुझे तुम्हारा और दिनेश अंकल का साथ नहीं मिला होता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा होता। ऐसा कहकर ध्रुव अपने अतीत को याद करके फिर उदास हो जाता है। एलिना ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती है, ध्रुव बीती बातों को भूलना ही बेहतर है। उन्हें याद कर करके कब तक अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करते रहोगे? तुम आज भी वहीं 10 साल पीछे खड़े हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। दुनिया की नज़रों में तो तुम बहुत आगे निकल गए, पर ज़िंदगी के सफ़र में तुम अभी भी वहीं खड़े हो। जीना तो जैसे तुमने छोड़ ही दिया है। क्यों नहीं तुम सब कुछ भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते? ऐसा कहकर एलिना ध्रुव को गले से लगा लेती है।
जो अपनी आंखों में आए आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव थोड़ा संभल कर खुद को संयत करता है और एलिना से कहता है, ठीक है एलिना, अपना ध्यान रखना और बिजनेस का भी। इतना सुनकर एलिना कहती है, नहीं ध्रुव, बिजनेस का ध्यान शर्मा अंकल रख लेंगे। ध्रुव के अकाउंटर मैनेजर हरिओम शर्मा, जिसने ध्रुव अपने सारे बिजनेस के लिए सलाह मशवरा भी करता था। मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया आ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी भी टिकट की है। क्या? ध्रुव चौंक कर एलिना की तरफ देखता है। तुम क्या करोगी इंडिया आकर? एलिना ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तब ध्रुव थोड़ा गुस्सा दिखाकर एलिना से कहते, स्टॉप इट एलिना, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम यहाँ का काम देखना। नहीं नहीं ध्रुव, मुझे चलना है, प्लीज़ प्लीज़। एलिना की जिद देखकर ध्रुव उसे मना नहीं कर पाता और अपनी मौन सहमति दे देता है। एलिना खुश होकर ध्रुव थैंक्स ध्रुव कहती है, उसे गले से लगा लेती और वहाँ से चली जाती है। ध्रुव खत्री आज 10 सालों के बाद इंडिया वापस आ रहा था। वह सांवले रंग का एक हट्टा कट्टा 35 साल का आकर्षक नौजवान है। आंखों पर काला चश्मा हमेशा रहता है, जो उसकी आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने में बखूबी काम करता है। वह अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठा अपने 10 साल पुराने अतीत में खो गया। 20 दिसंबर 2011 की कड़कड़ाती सर्दी की शाम और मूसलाधार बारिश में एक 24-25 साल का लड़का ध्रुव बीच सड़क पर बैठा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रो रहा था। बारिश भी जैसा उसका साथ दे रही थी। आज उसे अपने सांवले रंग और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वहाँ बैठे बारिश में भीगते और रोते हुए सुबह से शाम हो गई थी, पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रात 10 बजे अचानक एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। सामने सड़क पर एक लड़का ध्रुव बेहोशी की हालत में पड़ा था। तभी भागते हुए आकर ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। गाड़ी से एक रौबदार सज्जन शख्स बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से शख्स के ऊपर छाता खोलकर लगाया। ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन थे, दिनेश रहेजा। दिनेश रहेजा ने ड्राइवर की मदद से ध्रुव को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने घर ले आए। कड़कड़ाती ठंड में सुबह से रोते भीगते ध्रुव बेहोश हो चुका था। इतनी बारिश में भी उसका शरीर तप रहा था। बेहोशी में भी उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, गनिका गनिका। ध्रुव ध्रुव कहाँ खो गए? ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली तो देखा पास में बैठे उसकी दोस्त एलिना उसे आवाज़ दे रही थी। एलिना ही एक उसकी खास दोस्त थी जो उसे अच्छे से समझती थी और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। ध्रुव हड़बड़ा कर उठा और चारों तरफ देखा। फ्लाइट में बैठे कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी एलिना बोली, ध्रुव क्या हुआ? तुम फिर से अपने अतीत की यादों में खो गई? नहीं कुछ नहीं एलिना, कभी कभी अतीत की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान का ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। ध्रुव उदास होते हुए कहता, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ एलिना। ध्रुव से फिर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ध्रुव, यहाँ सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस मत आओ। यहाँ तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस है, तुम्हारा नाम है, सब कुछ छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? यही अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। पर तुम नहीं माने। वहाँ जाकर तुम्हें अतीत की कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं एलिना, अब मैं ठीक हूँ। इन 10 सालों में मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। आराम से बैठो तुम, ऐसा कहकर ध्रुव फिर आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गया। दिनेश रहेजा के घर जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। 2-3 दिन में ध्रुव बिल्कुल ठीक हो गया था, पर गनिका की नफरत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। हर वक्त गनिका के कहे शब्द उसे बेचैन कर देते थे। कभी कभी वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। दिनेश रहेजा ने उसके बारे में सब कुछ पता किया और उस पर लगाए गए सारे झूठे केस को रफा दफा कर दिया। फिर दिनेश रहेजा उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आए। यहाँ आकर भी गनिका की यादों ने जब ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा, तब दिनेश रहेजा ने उसे अपने साथ अपना ऑफिस ज्वाइन करने की सलाह दी। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया। खुद को काम में इतना डुबा दिया कि उसे अपने खाने का भी होश नहीं रहता। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। ध्रुव को बस अपने काम से काम रहता। वो हंसता मुस्कुराता ध्रुव तो यहीं इंडिया में छोड़ गया था। ये ध्रुव का अलग ही रूप था, जो ना कभी हंसता था ना मुस्कुराता था। एलिना ने हर संभव कोशिश की ध्रुव को खुश रखने के लिए, पर ध्रुव ने जैसे खुद को ही कैद कर दिया था।
वह बाहरी दुनिया से किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। वह हर किसी से सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही बात करता था। वह किसी से बिना काम के मिलने से भी कतराता था। ध्रुव किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था। बस कभी कभी मजबूरीवश बिजनेस के सिलसिले में ही किसी पार्टी में शामिल होता था। वह हर पल खुद को सिर्फ काम में ही डुबा कर रखना चाहता था। धीरे धीरे एलिना और ध्रुव बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ध्रुव एलिना से अपनी मन की बातें शेयर करने लगा था, जिससे उसका भी दिल हल्का हो जाता था। एलिना ध्रुव को समझती थी और उसे उसके अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को हमेशा कहती रहती। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि आज 10 सालों बाद ध्रुव खत्री का नाम टॉप 10 बिजनेसमैनों में लिया जाता था। दिनेश रहेजा के कोई वारिस नहीं था। ध्रुव ही एकमात्र ऐसा था जिस पर वो आंख बंद करके विश्वास करते थे। ध्रुव भी उनका बहुत सम्मान करता था, उनकी कही हुई हर बात का मान रखता था। इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार ध्रुव के हवाले कर दिया था। 2020 में आई कोरोना महामारी की चपेट में आने से दिनेश रहेजा स्वर्ग सिधार गए। यूं अचानक दिनेश रहेजा के चले जाने से ध्रुव टूट गया और वह फिर से बिजनेस में भी अकेला पड़ने लगा और ज़िंदगी में भी। वैसे एलिना तो थी उसके साथ, उसका साथ देने के लिए, पर उस घटना के बाद से ध्रुव का मन न्यूयॉर्क से उचट गया और ध्रुव ने वापस इंडिया आने का मन बना लिया। ध्रुव के इंडिया आने की खबर अखबार में छप चुकी थी। इधर राज, जो एक छोटी सी कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय था, ध्रुव के जाने के बाद राज की शादी उसी के साथ पढ़ने वाली सविता के साथ हो गई थी, जो उसकी दोस्त भी थी। उनके 2 बच्चे भी थे। राज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। राज तैयार होते हुए सविता को आवाज़ देता है, सविता मेरा नाश्ता तैयार है। जी लाई, अभी बस 2 मिनट। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। सविता किचन से ही आवाज़ लगाकर कहती है। राज जल्दी जल्दी अपने जूते पहन रहा था, तभी उसकी नज़र मेज पर पड़े अखबार के हेडलाइन पर पड़ी। फ्रंट पेज पर ध्रुव की बड़ी सी फोटो हेडलाइन के साथ छपी थी, देश के जाने माने बिजनेसमैन ध्रुव खत्री आज लौट रहे हैं इंडिया। राज ने जब ध्रुव खत्री का नाम और फोटो अखबार में देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने खुशी से सविता को आवाज़ लगाई, सविता याद देखो, ध्रुव वापस आ रहा है इंडिया। देखो मेरा दोस्त, मुझे तो पता ही नहीं था यह न्यूयॉर्क में है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। देखो आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, रहने दो नाश्ता, मैं ध्रुव से मिलने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। खुशी की वजह से राज ने नाश्ता भी नहीं किया और घर से निकलने लगा ध्रुव से मिलने। सविता आवाज़ लगाती रहेगी, अरे सुनो तो, नाश्ता तो करते जाओ। पर राज ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और जल्दी जल्दी निकल गया ध्रुव से मिलने। राज ने एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूयॉर्क से आने वाली फ़्लाइट के बारे में पता किया और ध्रुव के आने के 2 घंटे पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और बेचैनी से ध्रुव का इंतजार करने लगा। राज इतने सालों में आज बहुत खुश नज़र आ रहा था। वह बार बार बेचैनी में घूमते हुए अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। ठीक 4 बजे ध्रुव की फ़्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ में जब राज ने ध्रुव को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं ध्रुव, जो उसका खास दोस्त था, आज उसकी आंखों के सामने इतने सालों बाद था, पर कुछ कमी थी जो उसे खटक गई। आंखों पर काला चश्मा लगाए ध्रुव और साथ में एक लड़की जो उससे बार बार बातें करते हुए उसी के साथ चल रही थी। वह दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी जैसे राज नींद से जागा और उसने दौड़कर ध्रुव को आवाज़ लगाई। ध्रुव ने जब यह जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। आज इतने सालों बाद राज को यूं अचानक सामने देखकर चौंक गया। राज, तुम और यहाँ, तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला? तब राज ने अखबार में छपी खबर के बारे में ध्रुव को बताया। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए, बस एक दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव और राज जब एक दूसरे के गले मिले तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राज ने ध्रुव से एलिना के बारे में पूछा तो ध्रुव ने राज को एलिना से मिलवाया। ये मेरी खास दोस्त एलिना है, तुझसे बिछड़ने के बाद इसी ने मुझे संभाला है, और एलिना ये है मेरा सबसे खास दोस्त राज, मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, बस वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली और हम बिछड़ गए। राज एलिना को हेलो बोल कर ध्रुव से कहता है,
ध्रुव चलो ना घर पर, अपनी भाभी और बच्चों से नहीं मिलोगे? अरे वाह राज, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। कैसे बुलाता, तुमने तो मुझे कोई खबर ही नहीं दी अपनी, कुछ पता ही नहीं था तुम कहाँ हो कैसे हो। राज फिर से उदास होकर कहता है चलो घर, वहीं बैठकर बातें करेंगे। ओके बोलकर ध्रुव एलिना से चलने को इशारा करता और तीनों राज के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तीनों एयरपोर्ट से राज के घर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। राज ध्रुव को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाता है। तीनों ही आपस में बातें करते हैं। इतने में थोड़ी देर में सबिता चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी लोग चाय नाश्ता करने लगते। दोनों बच्चे अंदर जाकर टीवी देखने में लग जाते हैं। ध्रुव कहता है और राज आजकल क्या कर रहे हो तुम? अब तो तुम्हारी फैमिली हो गई। देखो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझे अपने शादी में नहीं बुलाया। राज ध्रुव को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता ध्रुव मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, यह तो पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए थे। इतने दिनों से कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया मैं। मन में कैसे कैसे ख्यालात आते थे। कभी तुमने खुद को कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा लिया? क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ, क्या क्या सोचकर मैं परेशान होता रहा। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और बिना बताए चले गए। मुझे यह खबर तक नहीं दी कि तुम कहाँ हो कैसे हो। कभी या तक नहीं बताया तुम्हें, याद नहीं आई मेरी बिल्कुल भी। मुझे भी गुस्सा होना चाहिए, तुमसे इतने दिनों बाद आ रहे हो। और अगर मैं तुम्हारी फ़ोटो अखबार में नहीं देखता, अगर तुम्हारी खबर अखबार में नहीं छपी होती तो मुझे भी तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो कैसे हो। वो तो भला हो अखबार वालों को, उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो के साथ अखबार में खबर छपा दी और मैंने पढ़ लिया, वरना मैं आज तुमसे नहीं मिल पाता। ध्रुव राज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राज मुँह बनाकर फिर कहता है कैसे शांत हो जाऊँ मैं, नहीं होना मुझे शांत। कुछ पल की चुप्पी के बाद राज ने ध्रुव से कहा तुमने शादी नहीं की ना इतने सालों में, कैसे रह पाए तुम इतने सालों तक हम सबके बिना? वहाँ घुट घुट कर जीते रहे और तुमने एक बार भी वापस आना या मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक सूनापन और अकेलापन नज़र आ रहा है। तब एलिना राज से कहती है या और शादी, मुझे तो नहीं लगता कि ये ध्रुव महाशय कभी शादी करेंगे भी या नहीं। मैंने तो उन्हें कभी हंसते और मुस्कुराते देखा तक नहीं। कितनी कोशिश की मैंने इन्हें वहाँ के माहौल में ढालने की, पर लगता है जैसे खुद को खुद में ही कैद करके बैठ गए हैं। ध्रुव एलिना को थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है तुम भी ना एलिना, क्या बकवास बात लेकर बैठ गई हो। तब ध्रुव फिर राज से उस दिन की सारी बात बताता है जब राज ने उसे जमानत पर रिहा कराया था और फिर कैसे वो बारिश में ही निकल पड़ा था अनजानी मंजिल की ओर, कैसे दिनेश रहेजा सेवा मिला, कैसे उन्होंने उसे संभाला, कैसे वो न्यूयॉर्क ले गए। सब कुछ उसने राज को बताया। राज जो अब तक ध्रुव की बातें सुन रहा था, वह इतने दिनों तक गम में ज़िंदगी यूं ही जीते रहे। क्या मैं इतने पर आया हो गया था? तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। ध्रुव राज को गले लगाकर कहता है। तब ध्रुव अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहता नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। माफ़ कर दो यार, बस अपनी ज़िंदगी से थक गया था मैं। और फिर कुछ पल के लिए सभी के बीच शांति छा जाती है। फिर ध्रुव थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए राज से कहता है और राज तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, सब कुछ कैसा चल रहा है? सविता और तुम्हारे बीच, तुम दोनों तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली? तब राज सविता की तरफ देखते हुए कहता है बस ऐसे ही यार, इसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूरी में इससे शादी करनी पड़ी। सविता राज की बात सुनकर गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है अच्छा तो मजबूरी में शादी की तुमने मुझसे? उसकी बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राज थोड़ा सकुचाकर ध्रुव से कहता है गणिका के बारे में नहीं पूछेगा? वो कैसी है? क्या करूं पूछकर? अमन के साथ खुशी होगी वो? ध्रुव उदास होते हुए कहता है और अपने मन में भाव को छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। तब राज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बताता है नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। तू ऐसे अचानक चला गया
फिर वापस ही नहीं आया। क्या करता अगर गन्नू की नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। ध्रुव अतीत में खोते हुए कहे जा रहा था और कहीं ना कहीं वो मैं खुद को गुनहगार मान बैठा था। जो मैंने उसके साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी उससे ज़बरदस्ती शादी। पर उस वक्त अमन को गनिका से दूर करने के लिए मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो सब करने के बाद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। और गनिका ने भी तो उस शादी को नहीं माना और अमन से शादी कर ली। तो क्या करता मैं वापस आकर। ऐसा कहते ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। तब राज ने उसे गनिका के बारे में बताता है कि कैसे अमन ने गनिका को धोखा दिया। जब 3 दिन बाद मुझे पता चला कि गनिका और अमन ने शादी की थी कि वह सारे फ़ोटोज़ तो तुझे उन्होंने दिखाए थे वह सब फेक थे, एडिट किए हुए थे। गनिका ने तुझसे बदला लेने के लिए अमन के साथ शादी का नाटक किया था, तुझे तड़पाने के लिए। अमन और गनिका की शादी कभी हुई ही नहीं थी। अमन और फोटोज़ के जरिए गनिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। गनिका और अमन ने शादी नहीं की थी। अमन गनिका पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, पर गनिका कुछ ना कुछ बहाना बनाकर 2 महीने उसे शादी के लिए टाल रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। एक दिन अचानक से अमन आधी रात को शराब के नशे में दूध गनिका के कमरे में पहुंच गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तब किसी तरह से उनके नौकर रामू काका की मदद से गनिका वहां से भाग निकली। पर अमन गनिका को किसी भी तरह पाना चाहता था, पर हर बार नाकामयाब रहा। गनिका वहां से भागकर बदहवास से सड़क पर दौड़ रही थी। जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो मुझे वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। मैंने उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराया। थकान और कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गई थी। तभी डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि गनिका 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर गनिका थोड़ा परेशान हो गई और उसने मन ही मन अबॉर्शन का फैसला ले लिया था, यह सोचकर कि आखिर वह अकेली ऐसी हालात में एक बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। पर कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया। तब उसके दोस्त शारा ने उसका बहुत साथ दिया था अपने इलाज के पेमेंट करने के लिए। जब गनिका ने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए तो उसे पता चला उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है और उसके कोई कार्ड काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद उसने अपने वकील से पता चला कि अमन ने उसकी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करा ली। गनिका ने बहुत कोशिश की उसने अपनी जायदाद वापस लेने के लिए, पर कुछ ना हो सका। अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने अमन से शादी करने के लिए भी कहा, पर अमन ने उससे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और गनिका को ऐसे हालात में छोड़कर सड़क पर भटकने के लिए। उस मुश्किल वक्त में शारा ने गनिका को अपने घर रखा और अपने ही साथ एक कंपनी में गनिका को अकाउंटेंट की जॉब दिलवा दी। जब अमन ने गनिका को अपनी ज़िंदगी और घर दोनों से धक्का देकर निकाल दिया और सारी जायदाद को अय्याशियों में उड़ाने लगा, तब उसे तेरी कीमत समझ आई कि तू कितना सही था और उसने तेरे साथ कैसा सलूक किया। गनिका यह सोच सोच कर परेशान थी कि अमन ने सारी जायदाद कब और कैसे अपने नाम करा ली थी, उसे पता ही नहीं चला। वह उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि जैसे वह कहता रहा वह सब करती रही। गनिका प्रेगनेंसी की हालत में जॉब करके अपने गुजर बसर कर रही थी। शारा भी कहाँ तक उसका साथ देती। एक दिन उसके पति ने भी उससे अपना कहीं और इंतजाम करने को बोल दिया था। ऐसी हालत में वो कहाँ जाती है अकेली। तब एक दिन तुझे ढूंढते हुए वो मेरे पास आई, पर वो भी उसे क्या बताता, मैं भी क्या उसे बताता जब मुझे तेरा कुछ नहीं पता था। मैंने उसे एक बस्ती में रूम किराए पर दिला दिया और कभी कभी उससे मिलने चला जाता था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। ज़्यादातर वो तो फ़ोन पर ही पूछ लेता था। सारा भी कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। कमजोरी की वजह से उसकी हालत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उसको जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन करती भी क्या, नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। कहाँ रहती वो। ऐसे समय में मुझे उस पर बहुत दया आती थी और तुझ पर गुस्सा भी आता था कि ऐसी हालत में उसे छोड़कर तू पता नहीं कहाँ चला गया और फिर वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि हम लोग यहाँ कैसे हैं, तेरी गन्नू कैसी रह रही है। 8वें महीने में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा। तब सारा ने अपने पति को समझा बुझा कर
कुछ दिन गनिका को अपने साथ ही रखने को राजी कर लिया। उसके प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने तक सारा ने उसे अपने साथ ही रखा। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद आखिर 9 महीने बाद गनिका ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उससे मिलने गया था। बिल्कुल तेरे जैसी लगती है वो, आखिर वो तेरा ही अंश है। 9 महीने बाद उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उससे मिलने गया। बिल्कुल तेरी जैसी है वो, आखिर वो तेरा अंश ही तो है। मैं उसके हर जन्मदिन पर उससे मिलना चाहता हूँ। उसके नन्हे नन्हे हाथ से मेरा हाथ थामना, और जब वह अपनी तोतली जुबान से मुझे चाचू कहती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब 5वें बर्थडे पर मैं उसके पास गया तो अचानक से अपना केक छोड़कर वो मेरे पास आती और आते ही मुझसे यही सवाल किया, चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए? और तब से हर बार उसका यही सवाल होता है कि चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए, क्योंकि गनिका ने उसे बताया कि मैं उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब मैं भी उसके साथ होता हूँ तो लगता है जैसे तू ही मेरे साथ हो। वही गनिका भी हर रोज़ तुझे याद करती है। तेरा नाम लेकर उसके चेहरे पर अब अजब सी चमक उभर आती है। तेरी यादों में इंतजार करते उसने 10 साल गुजार दिए। जैसे तैसे करके नौकरी करके वो अपना खर्चा और अपनी गुड़िया की परवरिश कर रही है। सब लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं। बिन ब्याही माँ और गुड़िया को हराम की औलाद, पता नहीं क्या क्या तंज कसते हैं उन पर। बड़ा मुश्किल है इस ज़माने में एक अकेली औरत का रहना। ये समाज उसे चैन से नहीं रहने देता। अभी कल 16 सितंबर को ध्रुविका का 9वां जन्मदिन है। तुम चलोगे ना मेरे साथ? इस बार उसका बेस्ट गिफ्ट बनकर राज ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, जहां ध्रुव की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गनिका के बारे में ये सब सुनकर वही एलिना की भी आंखें नम हो गई। ध्रुव और गनिका की कहानी सुनकर, ध्रुव मेरी बेटी, एकाएक ध्रुव के मुंह से निकला। तब राज ने ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तेरी और गनिका की बेटी ध्रुविका, यही नाम तो रखा है गनिका ने उसका। चलना यार, मुझे उसके पास ले चल। ध्रुव आंखों में आंसू भरे हुए राज से कहता, चलो संभालो खुद को ध्रुव, अभी तुम दोनों आराम करो, हम कल उनके पास चलेंगे। कहते हुए राज ध्रुव को शांत कराता है, जो अभी भी रो रहा था। राज की पत्नी सबिता भी उन दोनों की कहानी सुनकर नम आंखों से अभी भी उन्हें ही देख रही थी। राज ने सबिता से कहा, सबिता चलो खाना लगाओ, अब घर आए मेहमानों को भूखा ही रखोगी क्या? सबिता जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछती और सबके लिए खाना लगाती। सब खाना खाते पर ध्रुव को कहाँ भूख थी। 1-2 निवाला खाकर वो उठ जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी तो सभी आराम करने चले जाते हैं, पर ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कनिका के बारे में सोच सोच कर ध्रुव की रात भर करवटें बदल कर जैसे तैसे रात बीती। सुबह 5 बजे ही ध्रुव फ्रेश होकर तैयार हो गया। तब रात 7 बजे उठकर आया। तब ध्रुव तैयार हुआ, चहलकदमी करते बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहा था। राज ध्रुव की आंखों में गनिका और अपनी बेटी से मिलने की उत्सुकता देखकर मुस्कुरा दिया। इतने में रीना भी आ गई। फिर सब लोग नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल गए। 4 बजे सब लोग शॉपिंग करके आ गए। ध्रुव ने गनिका और ध्रुविका के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। फिर सब लोग जल्दी से तैयार होकर गनिका से मिलने के लिए निकल गए। आज ध्रुव की आंखों में अजीब सी चमक थी, जिन आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने के लिए हमेशा चश्मे का सहारा लेना पड़ता था, वो आंखें आज खुशी से चहक रही थीं। शाम को ठीक 5 बजे वो लोग एक भीड़ भाड़ वाली बस्ती में पहुंच गए, जहां गनिका अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। जैसे ही ध्रुव गाड़ी से उतरा, कल के अखबार में उसके नाम के साथ फ़ोटो छपी होने की वजह से उसे चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। चारों तरफ से ध्रुव खत्री ऑटोग्राफ लीज की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त ध्रुविका स्कूल से आकर खाना खाने बैठी थी और गनिका उसे खाना खिला रही थी। गनिका की आंखें भी वैसे सूनी और अकेलेपन से भरी हुई थी जैसे ध्रुव की। वह बस अपने अतीत को याद करके आंसू बहाती रहती और सोचती रहती, काश मैंने ध्रुव की बातों पर विश्वास किया होता, काश मैं अमन के बहकावे में ना आई होती, तो आज शायद मेरे डैड और ध्रुव मेरे साथ होते। गनिका अपने अतीत में खोई हुई थी कि अचानक बाहर शोर शराबा सुनकर ध्रुविका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना बाहर कितना शोर हो रहा है, लगता है आज फिर किसी का झगड़ा हो गया है। अपने अतीत के बारे में सोचकर गनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। गनिका अपने आंसुओं को पोंछकर ध्रुविका की तरफ देखकर कहती है,
चलो देखते हैं क्या हुआ है बाहर। और वो दोनों बाहर आती हैं। गनिका की नज़र जब भीड़ के बीचों बीच ध्रुव खड़े ध्रुव से मिलती है, दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जैसे बरसों से मिलन की आस में कब से आंखें तरस गई थी। दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रहते हैं। इतने में ध्रुविका को राज दिख जाता है और वो शोर मचाने लगते, मम्मी देखो चाचू आए हैं, मम्मी देखो चाचू आए, मम्मी उनसे पूछो ना क्या इस बार भी वो पापा को साथ नहीं लाए। तभी गनिका ध्रुव की तरफ एकटक देखकर ध्रुविका से कहती, नहीं बेटा, इस बार चाचू पापा को साथ लाएं। ये सुनकर ध्रुविका खुशी से उछल पड़ती है। तभी राज भीड़ को चीरते हुए गनिका के पास आता है। ध्रुविका दौड़ती हुई राज के पास आकर पूछती है, चाचू कहाँ है मेरे पापा। तब ध्रुव उसके पास आकर ध्रुविका को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करता। ध्रुविका भी पापा पापा कहकर रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती है। पापा आप कहाँ चले गए थे, आप क्यों नहीं आते थे मुझसे मिलने। सब लोग मुझे कितना चिढ़ाते थे, जैसे कितने ही सवालों की छड़ी लगा देती है। तब ध्रुव भी उसे कसकर गले लगा लेता और कहता, अब कोई नहीं चिढ़ाएगा बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज ध्रुव की गोद से ध्रुविका को ले लेता और उसे ध्रुव के लाए वे सारे गिफ्ट दिखाता है। इधर ध्रुव और गनिका कुछ देर दुनिया से बेखबर एकटक एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तभी गनिका रोते हुए गुस्सा दिखाते हुए ध्रुव से कहते, क्यों आए हो अभी यहाँ मेरी हालात पर तरस खाने या मेरा मजाक उड़ाने। हाँ मैंने गलती की थी तुम पर ना विश्वास करके, पर तुमने भी तो मुझे धोखा देकर गलती की थी। मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तब ध्रुव आंखों में आंसू भरे गनिका को कंधों से पकड़कर कहता है, माफ़ कर दो ना गनिका, मुझे तुम्हारे साथ किए हुए गलत व्यवहार का बहुत पछतावा है और आज तक है, पर मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। और फिर तुमने भी तो मेरी शक्ल ना देखने और मुझसे कभी ना मिलने का बात बोली। फिर तुमने जब मुझे अमन और अपनी शादी के फ़ोटोज़ दिखाए तो मुझे लगा तुमने सच में अमन से शादी कर ली। फिर उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का क्या कारण रह जाता। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, बस जब तुम अमन के साथ खुश थी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाना चाहता था, जो कभी तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हें दुख ना दे पाऊँ। पर वह तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, और आज तुम्हारे सामने अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ बेइंतहा। क्या मुझे माफ़ नहीं करोगी गनिका? मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें दुख नहीं दूँगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। प्लीज़ गनिका, मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बिना इतने साल पता नहीं कैसे रह पाया, एक जिंदा लाश की तरह। गनिका की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गनिका रोते हुए ध्रुव से कहती है, नहीं ध्रुव, उस वक्त जो हालात थे उसमें जितनी तुम्हारी गलती उतनी भी मेरी भी थी। मेरे इस तरह के व्यवहार से तंग आकर तुमने वह कदम उठाया, मुझे भी माफ़ कर दो। फिर गनिका रूंधे गले से आगे कुछ कह ना पाई और ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव और गनिका गले लगकर एक दूसरे को अपने आंसुओं से भिगोते हुए ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करते रहे। ध्रुव गनिका और ध्रुविका को लेकर विजयकांत मिश्रा की कोठी पर आता है। गनिका अंदर जाने में संकोच करती हुई ध्रुव की तरफ देखती है। तब ध्रुव कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है गनिका, अब ये घर हमारा है। मैंने आज सुबह इसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कराई है, और रही अमन की बात, उसको भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी सज़ा दे दी है कि वो कोढ़ी बनकर लोगों से भीख मांगता है हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने तुम्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था ना, वो भी तब जब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान सांस ले रही थी। ऐसा करने वाले को तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करते। ये सुनकर गनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से ध्रुव के गले लग जाते। ध्रुव गनिका और ध्रुविका का हाथ पकड़कर अंदर हॉल में ले जाता है। हॉल में अंधेरा हो रहा था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। ध्रुव ने लाइट का स्विच ऑन किया, तभी पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू ध्रुविका की आवाज़ से गूंज उठा। पार्टी हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था, जिसमें गनिका के सारे दोस्त भी शामिल थे और ध्रुविका के कुछ खास स्कूल फ्रेंड भी थे। ये सब देखकर गनिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी ध्रुव उन आंसुओं को पोंछता हुआ
कहता है अब नहीं, बहुत रुलाया है न मैंने तुम्हें, अब मुस्कुराने की बारी है। कहते हुए ध्रुव गनिका और ध्रुविका को गले लगा लेता है। तभी भीड़ में से सारा गनिका के पास आती है और गनिका और ध्रुव को एक साथ देखकर उन्हें आगे की ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है। गनिका सारा को गले लगाकर कहती है, थैंक्स सारा, तुमने मेरा अब तक की ज़िंदगी में बहुत साथ दिया। तुम्हारे जैसा और राज के जैसे दोस्त इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सारा कहती है, और ध्रुव जैसा जीवन साथी भी बहुत मुश्किल से मिलता है गनिका। एक दूसरे का साथ निभाते तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तभी पीछे से राज बोलता, ओह तो जनाब रात भर और सुबह सुबह उठकर इन सब तैयारियों में लगे थे और हम सब घोड़े बेचकर सोते ही रह गए। छुपे रुस्तम कहते हुए सभी की हंसी हॉल में गूंज जाती है। कुछ देर में ध्रुविका अपने बर्थडे का केक काटती है। उसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक ध्रुव गनिका का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और गनिका शर्माते हुए ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी सारा, राज और बाकी सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उन दोनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, इस खुशी के मौके पर तुम दोनों का एक डांस तो बनता है, डांस प्लीज। ध्रुव और गनिका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करते हैं। तभी अचानक डांस करते करते ध्रुव रुक जाता और अपनी कोट की जेब से एक रिंग और एक गुलाब का फूल निकालकर घुटनों के बल बैठ जाता और गनिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विल यू मैरी मी। गनिका शर्माते अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे देती है। तब ध्रुव गनिका के हाथ में वो रिंग पहना देता है और उसके हाथों में फूल देते हुए कहता है, आई लव यू गनिका। गनिका शर्माते हुए आंखों में खुशी के आंसू ले अपना हाथ ध्रुव के से छुड़ाकर चली जाती। सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद ध्रुव माइक हाथ में लिए हुए कहता, अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी और गनिका की शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी थी, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। या ध्रुविका मेरी ही बेटी है। सब लोग गनिका को गलत मानते आए हैं। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं गनिका से फिर से शादी करना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच। आज से 3 दिन बाद 20 दिसंबर को मैं और गनिका शादी कर रहे हैं। ध्रुव का यह अनाउंसमेंट सुनकर गनिका बहुत चक्की रह जाती है। गनिका अपने अतीत में मिले सारे दुखों को याद करके सिहर जाती है और आज ध्रुव को देखकर वो उन सब बातों को भूल जाती है। रात के 10 बज चुके थे और धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगते हैं। रात सबिता, एलिना और सारा को छोड़कर सभी मेहमान 11 बजे तक जा चुके थे। तब गनिका ध्रुव से कहती है, यह सब क्या है ध्रुव, शादी? हाँ गनिका, मैंने दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी नहीं की ना, मैं दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वह शादी भी तो एक ज़बरदस्ती की ही थी जो मैंने की थी। मैं तुम्हारी मर्ज़ी से फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? तब गनिका आंखों में आंसू भर कर ध्रुव के गले लग जाती। हाँ ध्रुव, मुझे तुमसे शादी करनी है। तभी पीछे से ध्रुविका बोलती है, मैं भी हूँ मम्मा, और गनिका ध्रुविका को भी अपने गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। ध्रुविका खुश होते हुए कहती, अरे वाह, मेरे पापा और मम्मी की फिर से शादी होगी। मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी और अपने मम्मी पापा की शादी में है ना पापा? फिर उसकी बचकानी हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब गनिका और ध्रुविका से कहते हैं, हाँ बेटा, आप सभी दोस्तों को बुलाना। एलिना ध्रुव को पसंद करती थी और दिल ही दिल में बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वो ये शब्द देखकर बहुत दुखी हो रही थी, पर कहीं न कहीं उसे खुशी भी थी कि ध्रुव को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। एलिना ध्रुव से कहते, ध्रुव अब मुझे चलना चाहिए, वहाँ सब कुछ वर्मा अंकल जी पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से चली जाऊँगी। तभी ध्रुव गनिका, सारा और राज और सबिता एलिना से कहते हैं, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन बाद चले जाना। ध्रुव और गनिका की शादी के बाद राज, जो एलिना की आंखों में ध्रुव के लिए प्यार और चिंता पहले ही देख चुका था, एलिना से कहता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात एलिना, पर तुम गनिका और ध्रुव की शादी में शामिल होगी तो ध्रुव को अच्छा लगेगा। सब लोग के कहने पर एलिना शादी तक रुकने को तैयार हो जाती है। 3 दिन बाद 20 सितंबर को शादी की तैयारियों में सभी लोग लगे थे। राज, सारा, एलिना और ध्रुव सभी गनिका की शादी के लिए तैयार हो रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी ध्रुविका वहाँ आ जाती और कहती, मम्मा वाह, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो ना इस ड्रेस में।
पापा तो आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। उसकी इस हरकत पर गनिका मुस्कुरा देती है। ध्रुविका फिर कहती, मम्मा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको नजर ना लगे। कहते अपनी आंख से काजल गनिका के कान के पीछे लगा देती है। गनिका मुस्कुरा कर ध्रुविका को गोद में उठा लेते, उसके माथे को चूम लेती। हाय मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। तभी सारा और एलिना वहाँ आ जाते हैं और गनिका को देखती रह जाती हैं। तभी शारा गनिका से कहती है कि गनिका तुम तैयार हो गई, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। और सभी नीचे आ जाते हैं। उधर जब गनिका नीचे आती है तो ध्रुव भी गनिका को देखते रह जाता है। तब राज उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हाल है ध्रुव बेटा, अभी शादी की रस्में कर लें, देख अब रात को देख लेना। तब ध्रुव राज को घूर कर देखता है तो राज किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। शादी की सारी रस्में सभी मेहमानों की मौजूदगी में अच्छे से हो जाती है। शादी के बाद सभी लोग धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। फिर सारी रस्में करते करते और मेहमानों को विदा करते करते रात के 9 बज चुके थे। फिर सारा और एलिना गनिका को रूम में लेकर आते हैं। गनिका रूम की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और उनकी पंखुड़ियों से सजा था। बेड भी पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। गनिका उस मदहोश करने वाली फूलों की खुशबू में अपने ख्यालों में खोए हुए बेड पर बैठे मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। तो गनिका शर्मा कर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। तभी ध्रुव कमरे में प्रवेश करता है। वो गनिका को बेड पर एक कोने में सिमटा हुआ बैठे देखकर मुस्कुरा उठता और जाकर धीरे से उसके पास बैठ जाता है। फिर धीरे से ध्रुव जब गनिका का घूंघट उठाता है तो गनिका शर्मा कर अपने पलके झुका लेती है। ध्रुव को गनिका का यूं शर्माना बड़ा अच्छा लग रहा था। तब ध्रुव गनिका का चेहरा ऊपर उठाता है। दोनों की नज़रें फिर एक बार मिलती है। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा चांद, यह पल यहीं रुक जाए और मैं यूं ही तुम्हारी आंखों में देखता रहूं और तुम्हारी गोद में सर रखकर यूं ही हमेशा के लिए सो जाऊं। ध्रुव के मुंह से अनायास ही निकल जाता है। गनिका ध्रुव के मुंह पर हाथ रख देती है और आंखों में आंसू लाते हुए कहते, ध्रुव तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इतने सालों बाद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, हमारी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, आगे से कभी ऐसे मरने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना 10 सालों में कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ। रोने लगती है। ध्रुव गनिका को सीने से लगा लेता और कहता है, शारी गन्नू आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख हो। मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। कहते हुए ध्रुव उसके माथे को चूम लेता। गनिका शर्मा कर चेहरा नीचे कर लेती है। ध्रुव गनिका के माथे पर गालों पर हाथ पर किस करते उसके गले पर पहुंच जाता है और किस करता है। गनिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और आंखें बंद करके फिर ध्रुव गनिका के होठों पर अपने होठ रखकर उनका रसपान करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव का हाथ गनिका की कमर पर जाता है। गनिका ध्रुव का स्पर्श पाकर सिहर उठती है और शर्मा कर बेड से उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी ध्रुव उठकर आता और गनिका का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता और फिर उसे बेड पर लिटा देता। गनिका शर्मा कर अपने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों बाद दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों की मोहब्बत में भिगोते हुए एक हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह 5 बजे जब ध्रुव की आंख खुलती है तो गनिका चादर में लिपटी बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर बालों की लट आ रही थी। ध्रुव बड़े प्यार से गनिका को देख रहा था जो सोते हुए बड़ी मासूम लग रही थी और फिर धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है। तभी गनिका की आंख खुल जाती है। वो ध्रुव को अपनी तरफ ऐसे प्यार से देखते हुए शर्मा कर अपने हाथों को अपना चेहरा छुपा लेते। तब ध्रुव गनिका को अपनी बाहों में भरकर एक बार फिर से अपने प्यार की बारिश में भिगो देता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी गनिका धीरे से ध्रुव से कहती है, ध्रुव अब छोड़ो ना, मुझे जाने दो, मुझे तैयार होना है। ध्रुविका के उठने का भी टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। मुझे ध्रुविका को स्कूल के लिए भी तैयार करना, 8 बजे का स्कूल है उसका। ध्रुव गनिका की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं गन्नू प्लीज़ आज रहने दो ना, मेरी बाहों में यूं ही रहो बस। मन करता है ये पल बस यहीं थम जाए और हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खो जाएं। गनिका शरारत से ध्रुव के माथे को चूमते ध्रुव को अपने ऊपर से हल्के सा धक्का
देकर हटाती और चादर अपने ऊपर लपेटे हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। ध्रुव इसकी इस हरकत पर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वह चादर ओढ़कर फिर लेट जाता है। गनिका तैयार होकर आती है। उसने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह अपने गीले बालों से तौलिए हटाते हुए अपने बाल पीछे की तरफ करते, फिर कानों में इयररिंग्स पहनते ही सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपने बालों में लगाती है और कि तभी ध्रुव पीछे से आ जाता है और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले लेता। डिब्बी खोलकर ध्रुव गनिका की मांग में सिंदूर लगाता है और उसके माथे को चूम लेता। गनिका, ये हक सिर्फ मेरा है, मैं आज से तुम्हारी मांग में रोज़ सिंदूर लगाऊंगा। गनिका उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है। ध्रुव गनिका के पीछे खड़ा होकर उसे निहारने लगता है, फिर उसके ब्लाउज की खुली डोरी को पकड़कर उन्हें बांधने लगता है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ के साथ ध्रुविका की आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा, आप उठे नहीं क्या अभी तक? मैं लेट हो गई स्कूल के लिए, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? 7:30 बजे हैं। तभी ध्रुव जाकर बेड पर लेट जाता और गनिका जल्दी से दरवाज़ा खोलती। गनिका ध्रुविका से कहती, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ, आपके पापा गाड़ी से आपको स्कूल छोड़ देंगे। यह बात सुनकर ध्रुविका खुशी से उछल पड़ती, वाह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे, मैं जल्दी से अभी तैयार हो जाती हूँ। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए मायूसी से कहती है, पर पापा तो अभी भी उठे ही नहीं है, वो कैसे मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे? बेटा मम्मा है ना, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके पापा को उठा देती हूँ, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ। गनिका ध्रुव को उठाकर ध्रुविका को जल्दी से तैयार कर देती। ध्रुविका को तैयार करते गनिका की नज़र मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती। अखबार में फ्रंट पेज पर गनिका और ध्रुव की शादी की फ़ोटोज हेडलाइंस के साथ छपी थी। यह देखकर गनिका मन ही मन मुस्कुरा उठती है। इतने में ध्रुव ही फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। फिर ध्रुव ध्रुविका को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। ध्रुविका सभी टीचर से और सभी दोस्तों से अपने पापा से मिलवाती है और बहुत खुश होती है। अखबार में खबर छपी होने की वजह से सभी टीचर ध्रुव को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। ध्रुविका को स्कूल छोड़कर ध्रुव घर आता है तो एलिना जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार कर रही होती है। ध्रुव एलिना से कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में तैयार होकर कहाँ जा रही हो? एलिना अपने आंसू के सैलाब को रोकने की कोशिश करते ध्रुव की तरफ बिना देखे कहती, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वह वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, मुझे अर्जेंटली वहाँ जाना। जो हमने पिछले हफ्ते मणिपाल वायलिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम्हारे साइन चाहिए थे, पर अब जब पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने मेरे नाम की है तो उस पर मेरे सिग्नेचर चाहिए, मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। मैंने टिकट भी बुक करा लिया है, 1 बजे की फ़्लाइट है। पर यूँ अचानक ध्रुव थोड़ा चिंतित सा कहता है, ऐसे कैसे? फिर सोचकर कहता, अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं और गनिका तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। ध्रुव गनिका से एलिना के बारे में बताता है। कुछ देर बाद गनिका और ध्रुव एलिना को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। एयरपोर्ट पर ध्रुव से विदा लेते हुए गनिका अपने आंसू को रोकने का भरकम प्रयास करती है, फिर भी उसकी आंखें छलक आती हैं और वह ध्रुव के गले लगकर उसे बाय बोलकर अपने आंसू को छुपाते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। वहाँ से लौटते हुए गनिका और ध्रुव मस्ती करते हुए आ रहे थे कि तभी उनके सामने सड़क क्रॉस करते हुए एक गरीब से दिख रहे आदमी को एक ट्रक टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। गनिका और ध्रुव जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी के पास जाते हैं। उसके पास जाते दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके सिर नाक मुंह से खून आ रहा था, उसे बहुत चोट लगी थी। तभी घबराई हुई गनिका ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, अरे यह तो अमन है। तभी ध्रुव अमन से कहता है, अमन चिंता मत करो तुम, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अमन आंखों में आंसू लाते उन दोनों को देखता और कहता, नहीं ध्रुव, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं जीना भी नहीं चाहता। लगता है भगवान ने भी तरस खाकर मुझे अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए तुम दोनों को यहाँ भेजा है। मुझे माफ़ कर दो ध्रुव और गनिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और गनिका तुमसे तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तुम्हें मैंने उस वक्त दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जब तुम प्रेग्नेंट थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करता है। गनिका, तुम जैसी पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की मैंने ज़िंदगी बर्बाद की है।
शायद भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है और इसलिए शायद तुम्हारी तरह अकेले सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया और किसी से तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मेरा पाप शायद कुछ कम हो जाए अगर तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो तो मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊँगा। गनिका और ध्रुव एक साथ बोलते, नहीं अमन ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, हमारी किस्मत में ही शायद सब कुछ लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अमन ये सारी बातें बाद में हो जाएगी, अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ध्रुव चिंतित होते हुए कहता है और अमन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अमन की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। ध्रुव और गनिका उसे यूं जाते हुए देखते रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।